स्क्रीन सबको नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। यस सर, आ रही है। स्टैटिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ था, अब ये उसी की आगे फर्दर जो है उसी को मैं प्रोसीड करूँगा। ये आज हमारा फ्लूइड स्टैटिक्स ख़त्म हो जाएगा, जो बाकी उसकी चीज़ें रह गई थी वो आज हम कवर करते हैं। ये जो स्लाइड है, सबसे पहले इसमें देखो एक शिप है, ठीक है। जब भी शिप हो या कोई भी बॉडी हो, किसी भी बॉडी को अगर किसी भी फ्लूइड के ऊपर, लिक्विड के ऊपर अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, उसको प्लेस करोगे, या तो वो क्या होगा, इट विल सिंक, या तो वो डूब जाएगी या फिर वो फ्लोट करेगी, ठीक है। अब दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो चीज़ डूब जाती है या फ्लोट करती है। अच्छा, कब वो डूबेगी और कब वो फ्लोट करेगी, वो हमें पता चलता है बेसिकली दो फोर्सेस होती हैं उस बॉडी में, जब भी बॉडी जो है लिक्विड के ऊपर रखी जाती है। एक फोर्स होती है बॉडी के वेट की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉडी, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक होती है अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। अब जो वेट है बॉडी का, उतनी एक फोर्स वाटर लगा रहा होगा उस बॉडी पे इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, जो कि अपथ्रस्ट फोर्स है वाटर, ठीक है। तो दो फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं जब भी किसी बॉडी को आप लिक्विड के ऊपर प्लेस करोगे। और वो फोर्सेस कौन कौन सी हैं? वो दो फोर्सेस ये मैंने बता दी। एक तो वेट ऑफ बोट, ठीक है, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहा हूँ। सेकेंडली अपथ्रस्ट ऑफ वाटर, जो वाटर उस लिक्विड पे अपथ्रस्ट फोर्स लगाएगा। अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये फोर्स ग्रेटर होगी इस फोर्स से, या फिर वेट ऑफ बोट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेटर होगी इस फोर्स। अगर तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ग्रेटर है, यानी कि ये वाली फोर्स ज्यादा है इस फोर्स। जब ये फोर्स ज्यादा होगी तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी विल सिंक, डूब जाएगी, क्योंकि उसकी जो वेट है बोट का या ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो क्या है, अपथ्रस्ट फोर्स से ज्यादा होगी। अब कन्वर्सली मैं बात करूं, अगर अपथ्रस्ट ऑफ वाटर जो है, यानी ये जो फोर्स है अपवर्ड फोर्स, ये ग्रेटर है इस वेट ऑफ बोट या ग्रेविटेशनल फोर्स, बॉडी क्या करेगी? बॉडी विल फ्लोट। ये आप जो है ना याद रखनी है दो बातें। ये समझ आ गई? यस सर। यस सर। अब हम आगे चलते हैं। ये एफएससी में यस सर। देखी है, एफएससी में रिवाइज भी कह रहे हैं क्या हमने बेसिकली पढ़ा क्या। अब आ गया आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है, कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। तो आर्किमिडीज जो था वो बेसिकली एक एंशिएंट ग्रीक, ठीक है, जिसका नाम था आर्किमिडीज। तो आर्किमिडीज ने जो प्रिंसिपल दिया था उसको हम उसी के नाम पे कहते हैं। मोस्टली आप जितने भी प्रिंसिपल्स करोगे ना इंजीनियरिंग में, वो किसी भी मैथमेटिशियन के नाम पे होगा, किसी भी कोई भी जिस फील्ड में जिसने वर्क किया है और डिफरेंट थीसिस दी है या डिफरेंट उसकी तो उसके नाम पे होगा। खैर, ये भी जो है आर्किमिडीज ग्रीक मैथमेटिशियन जिसने ऑब्जर्व किया था कुछ इस तरह का पैटर्न जो भी मैं बताने लगा हूँ। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पहले जो है ना मैं थोड़ा सा मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद बात एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे एक आपके पास पानी का गिलास ले लो, एक गिलास वाटर ले लो यहाँ पे, ठीक है, ये गिलास का वाटर आपने ले लिया। अब ये कोई भी बीकर ले लो जिसमें पानी भरा हुआ, और अपनी इंडेक्स फिंगर या कोई भी फिंगर उस पानी के अंदर इंसर्ट करो, इनसाइड इट, जस्ट पुट योर इंडेक्स फिंगर। तो आपको ये चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे कि वाटर लेवल क्या राइज कर रहा है। ऐसे ही है ना कि जब भी आप पानी
के अंदर कोई भी चीज क्या नाम है उसको पुट योर इंडेक्स फिंगर और एनीथिंग, वाटर लेवल क्या करेगा, आप ये चीज ऑब्जर्व होगी आपको, वाटर लेवल क्या कर रहे हैं, वो वाटर लेवल राइज करेगा। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा वाटर लेवल इस जगह। सिमिलरली अब आपने पहले इंडेक्स फिंगर उसमें डाली हुई थी, अब 2 फिंगर्स ले लो और उसको बीकर में डाल दो। ठीक है, अब एक की बजाय 2 कर लो। अब क्या होगा जी, अब वाटर लेवल और ज्यादा राइज करेगा, पहले कम था अब और राइज करेगा। अब जो है अपना पूरा जो है ना हाथ रिस्ट लेवल तक उस बीकर के अंदर या उस ग्लास के अंदर इंसर्ट करो। अब क्या होगा कि अब वाटर लेवल जो है ये सिग्निफिकेंटली मतलब इन अ ग्रेटर वे राइज कर जाएगा। तो इसी तरह का फिनोमेना, ये चीज समझ आई ना कि कोई भी चीज आप इंसर्ट कर रहे हो, इंडेक्स फिंगर आप बीकर में डालोगे, पानी का लेवल राइज करेगा। इंडेक्स फिंगर के बाद आप कोई 2 फिंगर्स डालो, पानी का लेवल और राइज करेगा। उसके बाद आप अपना मतलब पूरा हाथ रिस्ट लेवल तक इंसर्ट करोगे तो वाटर लेवल जो है वो सिग्निफिकेंटली राइज करेगा, आपको नजर आ रहा होगा, और हो सकता है वो स्पिल भी कर जाए आउटसाइड। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने भी कुछ इसी तरह की चीज ऑब्जर्व की थी। वो बेसिकली व्हेन ही गॉट इनटू अ बाथ टब में गया वो, तो उसने ये रियलाइज किया कि जो लेवल ऑफ वाटर है वो ऊपर चला गया। ठीक है, और जब वो बाथ टब में गया तो उसने उसने इस चीज को रियलाइज किया कि ये जो लेवल था वाटर का वो क्या, इट वेंट अप। ठीक है, अब इन दोनों केसेस में, एक जो मैंने एग्जांपल दी, एक जो आर्किमिडीज ने चीज नोट की, इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, वाटर डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, वो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर आप इंसर्ट हो रहा है तो वाटर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। किस से डिस्प्लेस हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट, जो दैट ऑब्जेक्ट विच गोज इन। ठीक है, जो उस बीकर में या उस चीज में अंदर जा रहा है वो वाटर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। तो अब सीन ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट आप उसको फ्लूइड में प्लेस करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट, लाइक ये कोई बीकर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आप लेके आए जिसको आपने फ्लूइड में, यहाँ पे ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक है, कुछ भी वेजल है, उसको आपने जब भी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया उस फ्लूइड में, फ्लूइड क्या करेगा, एक अपवर्ड फोर्स उस पर एक्सर्ट करेगा, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया था। ठीक है, ये एक अपवर्ड फ्लूइड जो है उस पर फोर्स जो है वो लगाएगा। इस अपवर्ड फोर्स को याद रखना बॉयंट फोर्स का, फोर्स ऑफ बॉयंसी। ठीक है, तो ये जो अपवर्ड थ्रस्ट है वाटर का उस बॉडी पे, जो भी बॉडी उस वाटर में इंसर्ट की है, इन द फ्लूइड है या ऑन द फ्लूइड है, ठीक है, वेदर इट इज इन द फ्लूइड और ऑन द फ्लूइड, तो वो एक अपवर्ड फोर्स वाटर लगाएगा, एक अप थ्रस्ट फोर्स लगाएगा वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, उसको आप कहोगे बॉयंट फोर्स। ठीक है, बॉयंट फोर्स क्या करती है, इट एक्ट्स अपवर्ड। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था, आर्किमिडीज ने क्या नोट किया, जब व्हेन ही गॉट इनटू अ बाथटब ही रियलाइज्ड दैट जो वाटर का लेवल है इट वेंट अप। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने बेसिकली ये उसका प्रिंसिपल ये था कि जो बॉयंट फोर्स होती है, बॉयंट फोर्स अब याद रखना, वो फोर्स जो वो अप थ्रस्ट ऑफ वाटर, जो वाटर की अप थ्रस्ट फोर्स है उस ऑब्जेक्ट पे, जिस ऑब्जेक्ट को आपने इमर्स किया हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ फ्लूइड में, तो जो बॉयंट फोर्स अप्लाइड होती है, किस कौन अप्लाई करेगा, ये वाटर, ये फ्लूइड अप्लाई करेगा, जो फ्लूइड है उस बॉडी के अराउंड। तो जो बॉयंट फोर्स फ्लूइड अप्लाई करेगा वो किसके इक्वल होगी, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। ये चीज आर्किमिडीज ने कहा था कि जो भी बॉयंट फोर्स ये अप्लाई करेगा, ये जितना वेट फ्लूइड का डिस्प्लेस होगा, तो वो कितना डिस्प्लेस होगा, जितना ये वॉल्यूम ले रहा है। इस जगह फ्लूइड था ना पहले, अब इस जगह फ्लूइड की जगह वो ऑब्जेक्ट आ गया, और उस ऑब्जेक्ट की जगह जो बाकी फ्लूइड है वो डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से। उसको मैं इस एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये खैर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है कि आर्किमिडीज ने ये कहा था कि जो अपवर्ड थ्रस्ट है, यानी जो बॉयंट फोर्स है, वो जो कितनी बॉयंट फोर्स लगेगी, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इमर्स करोगे वाटर में, इस पे ये बॉयंट फोर्स कितनी लगेगी, ठीक है, वो कितनी लगेगी, वो इक्वल होगी जो भी वाटर यहाँ पे डिस्प्लेस होगा उसके वेट के इक्वल होगी। तो ये जो आपके सामने फिगर बनी हुई है, ठीक है, इससे हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब एक हमारे पास
केस है जिसमें हमने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया जिसका वेट है 5 kg, तो उसको हमने सस्पेंड कर दिया स्प्रिंग बैलेंस के साथ। 5 kg एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया, उसको हमने सस्पेंड कर दिया स्प्रिंग बैलेंस के साथ। ये कोई भी वेट कर लो, मतलब हम वेट ले रहे हैं, कुर्बानी आ रही है तो आगे जब आप कुर्बानी करके गोश्त का वेट करोगे तो इसी तरह स्प्रिंग बैलेंस भी करते हो। तो आपने लेट्स सपोज 5 kg का कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया और उसको सस्पेंड कर दिया स्प्रिंग के बैलेंस के साथ, तो बैलेंस जाहिर है जितना उस सॉलिड ऑब्जेक्ट का वेट था उतनी रीडिंग शो करेगा। तो बैलेंस जो रीडिंग शो कर रहा है वो कितनी रीडिंग शो कर रहा है, वो 5 kg शो कर रहा है। ठीक है। अब सेकेंडली आपने क्या किया, आपने सेकेंड केस में ये किया, इस केस में आप ये कह रहे हो कि आप एक पानी का बीकर ले रहे हो, ठीक है, जिसमें आप टॉप पे एक ओपनिंग है ये, ठीक है। ये ओपनिंग क्या है, यहाँ से पानी बेसिकली निकल सकता है इस ओपनिंग से, ठीक है, पानी बाहर की तरफ आ सकता है। तो अब जो वाटर बीकर में है वो आपने कहाँ तक फिल किया हुआ है, इस पॉइंट तक जहाँ तक ये ओपनिंग का बॉटम है, ठीक है। आपको नजर आ रहा होगा इस ओपनिंग का जो बॉटम है वहां तक आपने इस पानी को फिल किया हुआ है। अब आप क्या करते हो, आप एक छोटा सा और बीकर या कोई भी कंटेनर इस ओपनिंग के नीचे रखते हो। ये आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने बेसिकली इसको फिल किया। फिल कहाँ तक किया, जो ओपनिंग है उसके बॉटम तक, बिल्कुल बॉटम तक उसको फिल किया। फिल करने के बाद आपने एक कंटेनर है, उस कंटेनर को आपने इस ओपनिंग के नीचे रख दिया। अब आप क्या करोगे, आप वही वाला सॉलिड ऑब्जेक्ट जो 5 kg है, वही सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या करोगे, जो कि स्प्रिंग बैलेंस के साथ आपने अटैच किया हुआ, जो कि यहाँ पे रीड कर रहा था जब आपका जो मीडियम था वो एयर था, जो वो चीज़ रीड कर रहा था, ठीक है, वो 5 kg का था। अब उसी को आप क्या कर रहे हो, आहिस्ता 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 लोअर कर रहे हो सॉलिड ऑब्जेक्ट को इस वाटर में, ठीक है। अब आप क्या देखोगे, जो रीडिंग है ना वो अब 5 kg नहीं रहेगी, जब आपने पानी में इसको लोअर, वो रीडिंग कम हो जाएगी। कितनी कम होगी वो एक अलग बात, वो रीडिंग अलबत्ता 5 kg नहीं रहेगी। जो प्रीवियस केस में आपकी रीडिंग थी अब वो रीडिंग उससे लोअर होगी। ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि जब आप उस ऑब्जेक्ट को पानी में, यानी उस जो बीकर में वाटर फिल हुआ है उसके अंदर आप जो है नीचे उसको डिस्प्लेस कर रहे हो पानी को, या उसको इंसर्ट कर रहे हो उस पानी में, इमर्स कर रहे हो, तो जो बॉयंट फोर्स है ना इस ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है, बॉयंट फोर्स जो वाटर अब थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब वो जो अब थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है उस वजह से उसकी रीडिंग जो है, उसका जो वेट है वो कम हो रहा है। दैट्स वाई वाटर में वेट कम आता है, कि आप की जो बॉडी होती है उस पर वाटर क्या लगा रहा होता है, आप थ्रस्ट फोर्स लगा रहा होता है। तो अब यही रीज़न है कि वो पिछले केस में वैल्यू ज़्यादा थी, इस केस में लोअर है, क्योंकि द बॉयंट फोर्स जो है वो जो उस जो ऑब्जेक्ट पे लग रही है उसकी वजह से। और आप ये चीज़ नोट करोगे, जो ही आप उसको लोअर कर रहे हो तो पानी क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर पानी का लेवल रेस करेगा, क्योंकि जिस जगह पे ये जब टोटल इमर्स हो जाएगा, इस जगह पे जो वाटर था, जो वाटर ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था, अब वो वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई कर लिया, वो अब इस ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब इस वॉल्यूम जो जो वाटर का वॉल्यूम था इतना, वो वाटर किधर गया, वो वाटर आहिस्ता आहिस्ता इस ओपनिंग से निकल के इधर आ गया, तो उतना ही वाटर बाहर आया। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, पानी का कितना वॉल्यूम इस बीकर में आया, पानी का उतना ही वॉल्यूम इस बीकर में आया जितना वॉल्यूम इस सॉलिड ऑब्जेक्ट ने लिया हुआ है। जितना वॉल्यूम इस सॉलिड ऑब्जेक्ट ने लिया हुआ है इस बीकर के अंदर, उतना ही वाटर इस जगह डिस्प्लेस हो गया। या एक और जो है, ये तो ओके है कि वॉल्यूम ऑफ जो डिस्प्लेस्ड वाटर है वो इक्वल होता है उस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहे हो। सेकेंड, तो पानी यहाँ पे आया ना बाहर, आप इसका वेट कर रहे हो, ये जो वेट है ना डिस्प्लेस्ड वाटर का, ये वेट किसके इक्वल होगा, ये इस बॉयंसी फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल। मतलब ये हुआ जो मैंने पहले बात की थी, बॉयंट फोर्स अगर किसी की पता करनी हो कि इस लिक्विड के अंदर जो मैंने ऑब्जेक्ट इमर्स किया फुली या पार्शली, ठीक है, उस पर ये बॉयंट फोर्स की वैल्यू कितनी है, ये अगर पता करना हो कि कितनी फोर्स वाटर, अब थ्रस्ट फोर्स वाटर उस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है,
वो उतनी फोर्स लगा रहा होगा जितना पानी का वेट डिस्प्लेस हो, यानी इस जगह पे जितना पानी का वॉल्यूम था, ठीक है, जो पानी वाटर यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया है, इस दूसरे बीकर को जो आपने नीचे रख दिया, पानी जितना डिस्प्लेस हुआ वो ओपनिंग से निकल के इधर आ गया, उसका वेट लो, इसका जितना वेट होगा उतनी ही बॉयंट फोर्स जो है वो अब थ्रस्ट फोर्स जो है वो वाटर उस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा होगा। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जो वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जो डिस्प्लेस वाटर का वेट है वो इक्वल होता है इस मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स के, या फिर ये जो बॉयंट फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होती है, इस वेट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। ओके है ये बात? सर। ठीक है जी। अच्छा, यस सर। तो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आप क्लियर हो जाएगी। डेफिनेशन ये है कि जब भी बॉडी को इमर्स किया जाए, whenever a body is immersed, ठीक है, होली टोटली इमर्स कर दो लाइक इन दिस केस, या पार्शली इमर्स कर दो कि बॉडी आधी वो पानी में आधी बाहर है, किसी भी फ्लूइड में, इट इज बॉयड अप। बॉयड अप मीन बॉयंसी फोर्स लगेगी उस पे। बॉयड बॉयड अप, बॉयंसी को लिफ्टिंग फोर्स भी कहते हैं, या लिफ्टेड अप, इट इज लिफ्टेड अप, वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। वो कितना लिफ्ट होगा? बाय अ फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। मतलब ये कि जो बॉयंसी फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी वो कितनी होगी, जितना पानी, जितना वाटर वो डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस के इक्वल होगी जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पार्शली या फुली इमर्स करोगे फ्लूइड में। ये थी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। अब आते हैं बॉयंसी की तरफ। बॉयंसी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपको कोई मसला नहीं होगा। बॉयंसी फोर्स वो अप थ्रस्ट ऑफ वाटर है, ठीक है। तो बॉयंसी फोर्स बेसिकली, बॉयंसी का एक मतलब होता है फ्लोटेशन, फ्लोट करना, ठीक है। फ्लोटेशन भी एक मतलब है बॉयंसी का। अब इसके लिए जो है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा हम बात करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है जो किसी भी लिक्विड में सबमर्ज्ड है, ठीक है। कोई भी बॉडी, अभी जिस पिछला केस लिया, एक कोई भी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक है। ये हमारे पास एक बॉडी है जो कि वाटर में सबमर्ज है, लेट्स से लिक्विड जो है वाटर है। अब इस केस में क्या है, वही चीज दोबारा कि एक तो वेट होगा बॉडी का, ठीक है। इस बॉडी का जो वेट होगा वो क्या होगा, वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। और एक फोर्स होगी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में ये वाटर जो होगा वो लगाएगा, अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ वाटर, ठीक है। वो एक फोर्स लग रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वो फोर्स में यहाँ पे बना देता हूँ, ये एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, जिस फोर्स को हम कहेंगे बुयांसी फोर्स। एफ बी से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं बुयांसी फोर्स को। सो जो फोर्स एक्ट कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन पे, जो कि जिसका काम क्या है, टू लिफ्ट दैट बॉडी। इस बॉडी को वो क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है और लिफ्ट कर रही है इस बॉडी को, ठीक है। एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड बुयांसी फोर्स, ठीक है। कि वेट ऑफ, दो फोर्सेस होंगी, एक वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दूसरी फोर्स होगी जो कि ट्राई करेगी उस बॉडी को, जो सबमर्ज बॉडी है उसको अपलिफ्ट करने की। उस फोर्स को हम कहेंगे बुयांसी फोर्स, या फिर अप थ्रस्ट फोर्स, या बुयांसी फोर्स, या अप थ्रस्ट फोर्स, या फिर लिफ्टिंग फोर्स, ठीक है। बुयांसी फोर्स, अप थ्रस्ट फोर्स, लिफ्टिंग फोर्स, या फिर फ्लोटेशन फोर्स। फ्लोट से चार नाम बता दी, फ्लोटेशन फोर्स, ठीक है। बुयांसी फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट, बुयांसी, फ्लोटेशन एंड लिफ्टिंग फोर्स, ठीक है। ये बुयांसी फोर्स थी। अब मजीद में बताता हूँ कि बुयांसी फोर्स एक्ट कहाँ से करती है। अच्छा, इससे पहले बुयांसी फोर्स को निकालने का फार्मूला ये फार्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। फार्मूला क्या है, एफ बी इज बॉयंट फोर्स, गैमा क्या है, गैमा स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। गैमा एफ लिख दिया, एफ मीन फ्लूइड, और वी डी इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। जितना वो वॉल्यूम, लास्ट एग्जांपल याद रखो, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है, यानी इस जगह जितना वॉल्यूम ये ऑक्युपाई कर रहा है
उतना वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। एक बीकर रखा, उसमें अगर मैंने चेक किया डिस्प्लेस हुआ, तो ये जो बॉयंट फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो इस डिस्प्लेस वॉल्यूम के वेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये डिस्प्लेस वॉल्यूम है, ये मतलब वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। अगर इसका वॉल्यूम निकाल लो, जितना वॉल्यूम इस ब्लॉक है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। तो हम अगर ब्लॉक का वॉल्यूम या किसी भी, ये जो हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जो हमने इसके अंदर इमर्स किया है, अगर उसी का ही वॉल्यूम में निकाल लूँ तो उतना ही वाटर क्या हुआ हुआ डिस्प्लेस हुआ। अगर लेट्स सपोज ये ब्लॉक पार्शली इमर्स है इतना, तो पूरे ब्लॉक का वॉल्यूम नहीं निकालूंगा मैं, जितना ये इमर्स पोर्शन है उसका वॉल्यूम निकालूंगा, उतना वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा। ये चीज न्यूमेरिकल में बताऊंगा, ध्यान में रखना। तो एफ बी इज इक्वल टू गैमा एफ वी डी। ठीक है, वी डी इज डिस्प्लेस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो ये थी बेसिकली बुयांसी फोर्स। अब मजीद में आगे जाता हूँ इसमें। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक कंसिडर करो, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक। अब इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक की कोई ना कोई हाइट होगी, कोई ना कोई विड्थ होगी। लेट्स सपोज ये उसकी विड्थ जो है वो बी है, और उसकी जो हाइट है वो है एच। इसको मैं ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी हाइट जो है, जिसकी विड्थ वी है, और जिसकी जो हाइट है वो एच, कैपिटल एच। ठीक है, अब इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा? अगर रेक्टेंगल है प्योर, ठीक है, रेक्टेंगल है, उसका सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा? उसका सेंट्रॉइड कहीं सेंटर पे होगा। ठीक है, पढ़ा था ना सेंट्रॉइड, बॉडीज के निकाले थे मैकेनिक्स जब पढ़ी थी। तो सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा? सेंट्रॉइड हाफ ऑफ हाइट पे होगा, ठीक है, एंड विड्थ। तो सेंट्रॉइड जो इसका होगा वो h/2 डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ बना लूँ तो सेंट्रॉइड जो है वो यहाँ पे कहीं पे, बेस से h/2, टॉप से भी h/2 होगा, सेम ही है क्योंकि रेक्टेंगल। तो इसका सेंट्रॉइड h/2 जो है वो डिस्टेंस पे होगा। और ये जो पॉइंट मैंने बनाया, ये पॉइंट कौन सा? जी। जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? एट डिस्टेंस h/2। अब इस ब्लॉक को लेट्स सपोज मैं सबमर्ज कर देता हूँ पानी में। ये यहाँ तक मैंने इस ब्लॉक को, इस पोर्शन, ये सारा आ गया पानी, ये वाटर है। ठीक है, ये सारा वाटर, इसको मैंने सबमर्ज कर दिया। ठीक है, अब जो हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक है अप टू द फ्री सरफेस ऑफ वाटर वो है स्मॉल एच। लेट्स सपोज ये जो हाइट है, मतलब यहाँ से लेके इस टॉप सरफेस तक, ये स्मॉल एच। कैपिटल क्या एच क्या थी? यहाँ से लेके ये टॉप ओवरऑल जो उसकी हाइट थी। अब जो हाइट मैं बता रहा हूँ वो कह रहा हूँ वो है उसकी फ्री सरफेस तक, वाटर की सरफेस तक जो हाइट। ठीक है, फ्रॉम फ्री सरफेस वो है एच। और अब इसका अगर मैं सेंट्रॉइड निकालूं, इस जो सबमर्ज पोर्शन है उसका सेंट्रॉइड, वो उसका सेंट्रॉइड ऑब्वियसली इससे कहीं पे नीचे होगा, इस जगह।
इस h का जब हाफ लूंगा तो हाफ कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। अब सेंट्रॉइड कहीं यहाँ पे होगा, यानी सबमर्ज बॉडी का सेंट्रॉइड यहाँ पे होगा, यानी ये जो है यहाँ से h डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इसका सेंट्रॉइड होगा h डिवाइडेड बाय 2। अब ये सेंट्रॉइड किस चीज का, ये सेंट्रॉइड सबमर्ज पोर्शन का, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इस पॉइंट को फिलहाल चलो अभी मैं बताता नहीं, नाम दे देता हूँ बी। ये जो पॉइंट है मेरा, इसको मैंने नाम दे दिया बी। ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी था तो उसको मैंने नाम दे दिया जी। ये नीचे वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी, जो कि सेंट्रॉइड है किसका, सबमर्ज पोर्शन का। तो अब ये जो पॉइंट जी है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां से वेट ऑफ फ्लूइड जो है वो एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये तो ऑलरेडी आपको चीज पता है कि जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, यानी यहाँ पे मैं बनाता हूँ, वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है, अलोंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो पॉइंट बी मैंने बनाया ना, इस पॉइंट बी को कहते हैं सेंटर ऑफ बुयांसी। इस पॉइंट बी को कहते हैं सेंटर ऑफ बुयांसी। सेंटर ऑफ बुयांसी वो पॉइंट होता है जहां से बॉयंट फोर्स एक्ट करती है अपवर्ड। अब जो बॉयंट फोर्स, जो वाटर की थ्रस्ट है ना अपवर्ड, जो कि इस ऑब्जेक्ट पे लग रही है, अपवर्ड थ्रस्ट, वो किस पॉइंट से, जिसका वेट एक्ट कर रहा है वर्टिकली अलोंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस तरह जो बॉयंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करती है वो इस पॉइंट से पे एक्ट करती है। इस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ बुयांसी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ बुयांसी है ये बी बेसिकली, और सेंटर ऑफ बुयांसी क्या होता है, जो सबमर्ज्ड बॉडी होता है उसकी सेंटर, उसका सेंटर होता है। जो सबमर्ज पोर्शन होता है उस ऑब्जेक्ट का, उसका सेंटर होता है। अब ये सबमर्ज पोर्शन का सेंटर जो है वो बी है। वो बी क्या है, बी सेंटर ऑफ बुयांसी। तो सेंटर ऑफ बुयांसी जो है वो पॉइंट है जहां से बॉयंट फोर्स एक्ट करती है बॉडी पे इन अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल फोर्स। अच्छा, और जो सेंटर ऑफ बुयांसी होता है, ये याद रखना, इट इज द सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। ये अब देखो ना, ये जो सेंटर ऑफ बुयांसी है, ये बेसिकली ये जो पोर्शन सबमर्ज है ना यहाँ तक, ये इसका सेंटर है ना। अब ये जो पोर्शन सबमर्ज्ड है, इसका ये इतना ही सबमर्ज पोर्शन है जितना पानी का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, या मतलब वाटर कितना, पानी का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, वाटर का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वो इतना ही डिस्प्लेस हुआ है जितना ये सबमर्ज पोर्शन का वॉल्यूम, ये जो पोर्शन। तो वहां से ही जो सेंटर ऑफ बुयांसी है, हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ बुयांसी जो है सेंट्राइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका सेंट्राइड है। इसके अलावा जो आपका वेट है, वेट किसके इक्वल होता है, खैर आप बात करते हैं दो फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस में एक मेरे पास वेट था, वेट इक्वल होता है mg के, ठीक है। तो वाटर जो है बेसिकली डिस्प्लेस कितना होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इट इज डिस्प्लेस्ड बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ दिस वेट। वाटर डिस्प्लेस होगा वो इक्वल अमाउंट ऑफ इसके होगा, ठीक है। तो जितना वेट इसका है उतना ही वाटर क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। अच्छा, अब इसकी वजह से जो है, वेट की वजह से एक फोर्स लग रही है, ये वही बातें रिपीट कर रहा हूँ, कौन सी फोर्स लग रही है, ये फोर्स लग रही है इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसकी वजह से बेसिकली ये बॉयंट फोर्स लग रही है। आपने उस ऑब्जेक्ट ने अपनी जगह बनाने के लिए वाटर को डिस्प्लेस किया ना, जब आप, वाटर ने तो अपना वॉल्यूम आपको पाया किया हुआ था, आप क्या कह रहे हो, आप जबरदस्ती जो है ना ब्लॉक को क्या कह रहे हो, मर्ज कर रहे हो इसमें फ्लूइड में। अब वो जो जिस जगह पे फ्लूइड था वो ब्लॉक क्या कर रहा है, उस जगह अपनी जगह बना रहा है, उस फ्लूइड को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, अब उस जगह से हटा रहा है। अब वो जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रही है, ये फोर्स एक लग रही है, फ्लूइड फोर्स लगा रहा है। फ्लूइड रेजिस्ट करेगा ना कि भाई मेरी बरादरी का में मालिक्यूल है, किधर हटा रहा है उसको, फ्लूइड रेजिस्ट करेगा। फ्लूइड रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट जब करेगा तो फोर्स लगाएगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि बॉयंट फोर्स, बुयांसी फोर्स, फोर्स ऑफ बुयांसी। अब वो फोर्स ऑफ बुयांसी एक्ट कहाँ पे करती है, वो एक्ट करती है इस पॉइंट बी,
which is known as center of buoyancy। और center of buoyancy क्या होता है? center of immersed portion of body। ये जो center है इस immersed portion का center, पूरी body का center नहीं, जितना portion immersed है उसका center, ठीक है। तो जो फोर्स है इस फोर्स को हम कहते हैं buoyancy फोर्स, और इसको मैं बता चुका हूँ डिनोट करते हैं हम FP से, फार्मूला भी बता चुका हूँ, स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। और इस पॉइंट बी को क्या कहते हैं जी? सेंटर ऑफ बुयांसी। अब ये जो अपवर्ड फोर्स है, मैं अब बुयांसी फोर्स कहूँ, अपवर्ड फोर्स कहूँ, लिफ्टिंग फोर्स कहूँ, तो अब आपके जहन में होना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अब ये जो अपवर्ड फोर्स है यानी कि बॉयंट फोर्स है, ठीक है, बॉडी पे, ठीक है, ये क्या कर रही है? बॉडी को अपवर्ड पुश कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है ना। और बॉडी क्या करेगी? जब ये बॉयंट फोर्स बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट अप्लाई करेगी तो बॉडी ट्राई करेगी फ्लोट, इट विल ट्राई टू फ्लोट, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है शिप्स में भी, वाई शिप्स फ्लोट, यही कॉन्सेप्ट यूज होता है। वो भी मैंने स्टार्ट वाली स्लाइड में बताया था, दो तरह की फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लाइक ये फोर्स, दूसरी फोर्स थी अपवर्ड थ्रस्ट, उसको कहते हैं फोर्स ऑफ बुयांसी। तो ये पॉइंट बी जो है वो सेंटर ऑफ बुयांसी, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से बुयांट फोर्स, बुयांसी फोर्स क्या करती है? एक्ट करती है। तो सेंटर ऑफ बुयांसी क्या होगी जी? सेंटर ऑफ बुयांसी जो होगी वो हाफ ऑफ द हाइट ऑफ सबमर्ज्ड लिक्विड, वो जो मैं पहले बात बता चुका कि जो सबमर्ज्ड लिक्विड है उसकी हाफ हाइट, ये सबमर्ज्ड लिक्विड में ये बॉडी जो है, या सबमर्ज्ड लिक्विड की हाफ हाइट कह लो, या ये बॉडी सबमर्ज्ड है इस लिक्विड में, इसकी हाफ हाइट, ये है सेंटर ऑफ बुयांसी। और जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका मैग्नीट्यूड, मतलब ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक आपने इसके अंदर वाटर के अंदर इमर्स किया, इसकी वजह से जो वाटर डिस्प्लेस हुआ, मतलब कोई कंटेनर अगर आपने साइड में रखा और वाटर डिस्प्लेस को आपने उसकी अमाउंट निकाल ली, तो जो मैग्नीट्यूड वाटर डिस्प्लेस हुआ यानी उसकी मैग्नीट्यूड यानी उसका वेट, वो किसके इक्वल होगा? उस रेक्टेंगुलर बुयांसी ब्लॉक, फोर्स। इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक के वेट के इक्वल होगा। आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। अच्छा, आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। अब ये वो केस है जिसमें आ रही है सर। इक्विलिब्रियम मेंटेन किया, क्या हुआ? जब वाटर जो डिस्प्लेस हुआ है उसका मैग्नीट्यूड इस वेट ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक के इक्वल होगा, यानी कि जितना रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वेट है उसके इक्वल हो जो मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर डिस्प्लेस है, इस सूरत में जो कंडीशन होगी वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी और बॉडी क्या होगी? स्टेबल होगी। इस सूरत में कंडीशन कौन सी होगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी और बॉडी क्या होगी? स्टेबल होगी, ठीक है। ये एक चीज याद रखनी। एक और चीज भी याद रखनी है कि जो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक है ना, वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस के। ये जो वुडन ब्लॉक है, जितना ये मर्ज हुआ है इसका वॉल्यूम लो और जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम लो, दोनों वॉल्यूम इक्वल होंगे। ये दो चीजें याद रखनी है। और एक वेट ऑफ जो वाटर डिस्प्लेस है वो किसके इक्वल होगा? वो मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइंट फोर्स के। ये भी चीज याद रखनी है, न्यूमेरिकल में यूज होगी। खैर आगे चलते हैं, ठीक है। ये वही चीजें हैं, ये इस स्लाइड में यही कुछ मेंशन है बुयांसी में, जो चीजें मैंने बता दी। सेंटर ऑफ बुयांसी में भी यही है कि द पॉइंट थ्रू विच फोर्स ऑफ बुयांसी इज सपोज्ड टू एक्ट, ठीक है। आगे जो बॉयंट फोर्स है वो वर्टिकल फोर्स है और इक्वल होती है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, ये बातें मैं बता चुका हूँ। सो द सेंटर ऑफ बुयांसी विल बी द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, ठीक है। या मैंने क्या बताया था कि जो बॉडी मस्ट है उसका हमने सेंटर ले लेना है, वहां पे सेंटर ऑफ बुयांसी होगा। या फिर दूसरी वर्डिंग में उसको मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो सेंटर ऑफ बुयांसी है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है किसका? जो वो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। ये चीज प्रॉब्लम नंबर 1 है, find the volume of water displaced and position of center of buoyancy of a wooden block of width 2.5 meter, depth 1.5 meter। बेसिकली ये आपका एक वाटर सरफेस है, ठीक है। इतना पोर्शन उस ब्लॉक का क्या है? इमर्स्ड है पानी में, और बाकी जो पोर्शन है वो वाटर सरफेस से ऊपर।
ठीक है, ये पोर्शन आपका इमर्स्ड है, बाकी पोर्शन जो है वो मतलब फुल इमर्स्ड नहीं है सेक्शन। अब ये जो आपकी विड्थ है इसकी वुडन ब्लॉक की वो है 2.5 मीटर, यानी बी जो है वो 2.5 है, और आपकी जो हाइट है, डेप्थ है या हाइट है वुडन ब्लॉक की डेप्थ वो है 1.5 मीटर। अब आपकी जो ये हाइट होगी फ्री सरफेस से इस बॉटम तक, ये आपको पता नहीं है तो आपने लिख लिया एच। ये क्यों ज़रूरी है? सेंटर ऑफ बियॉन्सी निकालने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसका हाफ लोगे इस एच का तो वो सेंटर ऑफ बियॉन्सी होगा, और इस 1.5 का हाफ लोगे, इस 1.5 का हाफ लोगे तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस वुडन ब्लॉक का क्या होगा? सेंटर, इस बॉडी के सेंटर पे होगा, और वो बॉडी की डेप्थ जो है वो 1.5 है, उसका हाफ ले लोगे तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। लेकिन सेंटर ऑफ बियॉन्सी इमर्स पोर्शन के सेंटर में होगा, यानी ये जो पोर्शन इमर्स्ड है इसका हाफ लोगे, यानी ये जो एच है इसका हाफ लोगे तो वहाँ पे सेंटर ऑफ बियॉन्सी होगा। इसके बाद जो हमें डेटा में गिवन है कि जो वुड की डेंसिटी है, ये वुड है, इसकी डेंसिटी क्या है? 650 kg पर मीटर क्यूब। वाटर की होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। जब 650 को डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो आएगा 0.65, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी वुडन ब्लॉक की कम है, इसीलिए तो वुड फ्लोट करती है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से कम है, यानी लाइटर है वाटर से वुड। ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज 6 मीटर। अब ये जो वुडन ब्लॉक है ना, इसकी अगर मैं इसको 3D में अगर बनाऊं यूं करके, ठीक है, यूं करके ये वुडन ब्लॉक जो है इसकी जो लेंथ है, ठीक है, यूं इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? वो है 6 मीटर। यूं करके इसकी लेंथ वुडन ब्लॉक की 6 मीटर है, 6 मीटर लेंथ का वुडन ब्लॉक। सॉल्व करते हैं इसको। वही फिगर मैंने उठा के यहाँ बना ली। निकालना क्या था? मैंने फाइंड करनी थी इसमें सेंटर ऑफ बियॉन्सी फाइंड करनी है। ठीक है, इसके अलावा मैंने सेंटर ऑफ बियॉन्सी के अलावा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस भी बताना है। दो चीज़ें बतानी है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बियॉन्सी। अच्छा, अब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस जो है वो कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ, मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल होगा इस वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर। जितना वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम वाटर में इमर्स्ड है ना, जितना ये वाटर में इमर्स्ड है, इसका वॉल्यूम ले लो, वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस के इक्वल होगा। यही चीज़ मैंने बतानी, यानी ये चीज़, ये फार्मूला लगेगा। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। अब ये दोनों चीज़ें मैंने निकालनी है। ठीक है, अब सबसे पहले बेसिकली ये तो इक्वल है, लेकिन मैंने बताना क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बताना। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ वेट ऑफ ब्लॉक। वेट ऑफ ब्लॉक किस तरह निकलेगा? mg, W इक्वल टू mg। मैस इसके इक्वल होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस इक्वल होगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी किसके इक्वल होगा? मैस। अब मैंने उस ब्लॉक का निकालना है, ये फार्मूला लगा दिया वेट डेंसिटी। अब क्योंकि वुडन ब्लॉक का मैं वेट निकाल रहा हूँ तो डेंसिटी वुडन ब्लॉक की मुझे गिवन है 650, मल्टीप्लाई जी की वैल्यू है 9.81। वॉल्यूम मैंने लेना है ब्लॉक का, वॉल्यूम कैसे लूँगा? सिंपल है, वॉल्यूम 2.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6 मीटर, जो उसकी हाइट लेंथ थी। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ विड्थ इनटू हाइट। 2.5। अब वुडन ब्लॉक की निकाल रहा हूँ, ओवरऑल वुडन ब्लॉक का वेट निकाल रहा हूँ। वुडन ब्लॉक का वेट मैं लूँगा 2.5 उसकी विड्थ, 1.5 उसकी डेप्थ। एच नहीं लूँगा क्योंकि पूरे वुडन ब्लॉक का वेट निकाल रहा हूँ, मल्टीप्लाई इसकी जो लेंथ थी। ठीक है, वो लेंथ कितनी थी? वो थी 6 मीटर। जब उन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, 6 मीटर ही थी, हाँ, इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास आएगा 22.5। अब इन तीनों को आपस में जब मैंने मल्टीप्लाई किया मेरे पास वेट ऑफ ब्लॉक आ गया 143.471 मीटर। अब एक्विलिब्रियम पहले बता चुका हूँ, एक्विलिब्रियम कंडीशन तब होती है जब जो वाटर का वेट डिस्प्लेस हुआ है वो इक्वल हो वेट ऑफ वुडन ब्लॉक। ये याद रखना है, एक्विलिब्रियम के लिए जो वाटर डिस्प्लेस होता है उसका अगर मैं ब्लॉक के वेट के इक्वल होना चाहिए।
मेरे पास ये वेट आया ब्लॉक का, वो आया 143,471 न्यूटन। इसको जब मैंने बेसिकली जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस मेरे पास कितना आ गया, 143,471। अब मैंने जो पहली चीज़ निकालनी थी इस न्यूमेरिकल में, वो निकालनी थी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। अब एक फार्मूला हमने पढ़ा था, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये फार्मूला था मास डेंसिटी का। पहले तो हम डेंसिटी कहते थे ना, अब जरा डेप्थ में जा रहा हूँ, इसको हम कहते हैं मास डेंसिटी। ठीक है, इसमें मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक फार्मूला होता है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D से। इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं डेंसिटी को, उसमें वेट डेंसिटी को कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इक्वल होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ये मास पर यूनिट वॉल्यूम के, वो वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो वेट डेंसिटी इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम अगर निकालना है तो वॉल्यूम उस साइड पे जाएगा, तो वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, ये वेट डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी। वेट डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी। ठीक है, वेट को डिवाइड करवाना है वेट डेंसिटी के साथ, यही चीज़ तो लिखी हुई है, वेट डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी। ये चीज़ मैं बताना चाहता, एक मास डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक वेट डेंसिटी है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैंने वॉल्यूम निकालना है वाटर डिस्प्लेस का, वॉल्यूम क्या होगा, वेट पर यूनिट, ये वाली डेंसिटी। तो ये वेट पर यूनिट, ये कौन सी डेंसिटी है, वेट डेंसिटी। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, ये फार्मूला मैंने लगा दिया। अब जो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड है वो कितना है, वो है 143,471। ठीक है, ये यही तो वाटर डिस्प्लेस है जिसका वेट है, ऊपर मैंने ये निकाला। अब वेट डेंसिटी किसके इक्वल होगी, अब वेट डेंसिटी कहाँ से लाऊं वाटर की, तो वाटर की जो वेट डेंसिटी है, अब वेट डेंसिटी का यूनिट जो होता है ना, ये याद रखना, वो होगा, इसमें हम लेंगे न्यूटन पर मीटर क्यूब में। पहले हम जो वाटर की डेंसिटी लेते थे ना 1000 kg पर मीटर क्यूब, वो मास डेंसिटी लेते थे, वो गलती नहीं करनी। मास डेंसिटी की वैल्यू है 1000 kg पर मीटर क्यूब। वेट डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में नहीं होती, वेट डेंसिटी होती है न्यूटन पर मीटर क्यूब। या तो डायरेक्ट वेट डेंसिटी की वैल्यू लिख लो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, या तो डायरेक्ट ये पुट कर लो वेट डेंसिटी की जगह, अदरवाइज कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट उसने कैसे किया है, वेट डेंसिटी का यूनिट स्पेसिफिक वेट के यूनिट के इक्वल होता है। स्पेसिफिक वेट क्या किसके इक्वल होता है, रो जी के, यानी यही वेट डेंसिटी भी है। स्पेसिफिक वेट का यूनिट और वेट डेंसिटी का यूनिट सेम होता है। तो स्पेसिफिक वेट होता है रो जी के इक्वल, रो जो है ये बेसिकली मास डेंसिटी है, ये इक्वल होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब के, मल्टीप्लाई 9.81 जी की वैल्यू। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर यही आएगा। तो सिंपल मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है वेट डेंसिटी की वैल्यू याद रखो। वेट डेंसिटी जो है वो केजी पर मीटर क्यूब में नहीं होगी, क्योंकि वेट की यूनिट न्यूटन होती है, केजी तो मास की यूनिट होती है। तो वेट डेंसिटी जो वाटर की होगी वो न्यूटन पर मीटर क्यूब में होगी। तो अगर मास डेंसिटी वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब है, तो वेट डेंसिटी वाटर की 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब होगी। तो यहाँ पे हमने 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब पुट करनी है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब वैल्यू पुट की, ठीक है, वो पुट की, जो मेरे पास आंसर आया वो आया वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। पहली चीज़ मैंने निकाली थी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। तो आपने अगर न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व कर रहे हो, चीज़ें जहन में रखनी हो, तो इस तरह रिवर्स जाया करो। मैंने निकालना क्या था, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, ये फार्मूला लगेगा। इसमें अब मेरे पास क्या क्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये कैसे निकलेगा, ये इससे निकलेगा। वो वेट जो वेट डेंसिटी है वो किस तरह निकलेगी, वो इस तरह निकलेगी, तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। अब सेकंड चीज़ मैंने निकालनी थी सेंटर ऑफ बॉयंसी।
सेंटर ऑफ बुयांसी निकालना है। अब क्योंकि मेरे पास h नहीं है, अगर मेरे पास h होता तो डायरेक्टली मैं h डिवाइडेड बाई 2 करता, मेरे पास सेंटर ऑफ बुयांसी आ जाता। अब h कैसे निकालूं? h ऐसे निकालता हूँ, मुझे एक फार्मूला पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक है जो इमर्स्ड है, मतलब ये जो पोर्शन इमर्स्ड है वाटर, जो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक जो वाटर में है वो किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस के। तो मैंने ये फार्मूला लगाया, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस अभी मैंने निकाला है, कितना है? 14.625। और वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक किस तरह निकालूंगा? सिंपल, विड्थ है मेरे पास 2.5 मल्टीप्लाई h। अब 1.5 नहीं लूंगा क्योंकि मैं इमर्स पोर्शन को डील कर रहा हूँ। h 2.5 मल्टीप्लाई h मल्टीप्लाई लेंथ तो वही रहेगी, लेंथ कितनी है? 6 मीटर। इसको मैंने इक्वल किया वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस के, जो कि इसके इक्वल था। यहाँ से मैंने h की वैल्यू निकाली, h आ गया 0.975, यानी कि मेरी जो ये वैल्यू आई है ये आई 0.975। और सेंटर ऑफ बुयांसी क्या होगा? इसका हाफ। तो जब इसका मैं हाफ दूंगा यानी कि डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.4875 मीटर फ्रॉम बेस। मैंने दूसरी चीज़ जो बतानी थी वो बतानी थी सेंटर ऑफ बुयांसी। सेंटर ऑफ बुयांसी ये आ गया और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस ये आ गया। हाँ जी, यहाँ पे किसी को मसला है तो बताओ। नो सर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी सिंपल से, मुश्किल नहीं है। एक वुडन ब्लॉक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने डायरेक्ट आपको बताई ना वैल्यू के, आपने 9810 याद रखनी है न्यूटन पर मीटर क्यूब, वो निकलती कैसे है? वो है गैमा इज इक्वल टू रो जी। रो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई किया 9810 तो आ गया, लेकिन यूनिट कैसे बनेगी न्यूटन पर मीटर क्यूब? यहाँ पे क्या था? केजी पर मीटर क्यूब, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कटा, क्या बच गया? केजी आवर मीटर स्क्वायर, बल्कि काटने की जरूरत ही नहीं। ये आपको पता होना चाहिए, न्यूटन किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जगह न्यूटन पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। ये आ गई न्यूटन पर मीटर क्यूब। न्यूटन क्या है? न्यूटन किसके इक्वल होता है? F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स की यूनिट न्यूटन है। एम ए, एम क्या है? केजी, और एक्सेलरेशन क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इक्वल होता है 1 न्यूटन के। ये वही चीज़ नहीं है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह जो है ना वो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब के इक्वल आती है। अब इस न्यूमेरिकल में एक वुडन ब्लॉक है, ठीक है। अब वो जो वुडन ब्लॉक है उसकी, ये बेसिकली ये जो लिखा होता है, सबसे पहले लेंथ होती है, फिर विड्थ होती है, फिर हाइट होती है, या डेप्थ होती है। ये इस सीक्वेंस में होता है, ये याद रखना। 4 लेंथ है, 1 विड्थ है और 0.5 उसकी हाइट है, ठीक है। वुडन ब्लॉक की लेंथ, विड्थ और हाइट गिवन है, और वो कितनी गिवन है? वो 4 मीटर लेंथ है और 1 मीटर इसकी विड्थ है और 0.5 मीटर हाइट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी गिवन है? 0.75। इट इज फ्लोटिंग इन वाटर। वुडन ब्लॉक वाटर में फ्लोट कर रहा है। द वेट ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ स्पेसिफिक वेट। अब कॉन्क्रीट का स्पेसिफिक वेट गिवन है। स्पेसिफिक वेट क्या है जी? स्पेसिफिक वेट इज वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। स्पेसिफिक वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो कॉन्क्रीट का जो स्पेसिफिक वेट गिवन है वो कितना गिवन है? 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। खैर, वो ये कह रहा है कि एक वुडन ब्लॉक वाटर में फ्लोट कर रहा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की है
सॉरी वुडन ब्लॉक की स्पेसिफिक ग्रेविटी ये है, तभी फ्लोट कर रहा है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है। पहले तो वो कह रहा है कि फाइंड द वेट ऑफ कॉन्क्रीट, पहले तो कॉन्क्रीट का वेट बताओ जिसका स्पेसिफिक वेट इतना है। दूसरी बात कहते हैं जब कॉन्क्रीट को उस ब्लॉक के ऊपर मैं प्लेस करूंगा ना, ये ब्लॉक जो वुडन ब्लॉक फ्लोट कर रहा है इसके ऊपर कहता है मैंने कोई कॉन्क्रीट प्लेस कर दी, कॉन्क्रीट रख दी इसके ऊपर। अब क्या होगा, कॉन्क्रीट रखने से वेट बढ़ेगा, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो वुडन ब्लॉक क्या होगा, ये पानी के अंदर इमर्स हो जाएगा। पहले वो फ्लोट कर रहा था वाटर के अंदर, लेकिन जब कॉन्क्रीट उस वुडन ब्लॉक के ऊपर रखोगे वो क्या करेगा, वो उसके अंदर इमर्स हो जाएगा कंप्लीटली, वुडन ब्लॉक टोटली पानी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली बताना क्या है, वो कंक्रीट का वेट क्या था, हमें स्पेसिफिक वेट गिवन है, वेट नहीं गिवन। उस कंक्रीट का वेट क्या था जिसने उस वुडन ब्लॉक को कंप्लीटली वाटर में इमर्स कर दिया। सबसे पहले तो मुझे मैं वेट निकाल लेता हूँ वुडन ब्लॉक का, वुडन ब्लॉक का खाली वेट निकाल लेता हूँ, फिर वेट आऊँगा कंक्रीट का। अब लेट्स सपोज डब्ल्यू बी द वेट ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड, वो ये कह रहा है कि ये वुडन ब्लॉक है, उसके ऊपर जो कंक्रीट आई उसका जो वेट है लेट्स सपोज वो डब्ल्यू, ठीक है, वो अभी उसको वैल्यू पता नहीं है, वहीं तो निकालनी है, तो लेट्स सपोज डब्ल्यू। सबसे पहले वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम क्या आएगा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, वुडन ब्लॉक का वॉल्यूम आ गया 2 मीटर। अब वुडन ब्लॉक है उसका वेट क्या होगा, अब वुडन ब्लॉक का वेट वही फार्मूला लगाओ ना, W इज इक्वल टू mg, ठीक है, मैस किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ पे डेंसिटी वुड की होगी क्योंकि मैं वुडन ब्लॉक का वेट निकाल रहा हूँ, मल्टीप्लाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई जी। अब वुड की डेंसिटी है, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वुड और डेंसिटी ऑफ वाटर, W फॉर वाटर, वो वुड पूरा लिख दिया। अब मेरे पास तो वुड की डेंसिटी है ही नहीं, अब क्या करूं, लेकिन मेरे पास वुड की डेंसिटी नहीं है लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी तो है, तो ये फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। इससे ये इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड, तो डेंसिटी ऑफ वुड आ गई, तो इसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये वुड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई जी, यही चीज़ हुआ हुआ है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की जगह पुट किया हुआ है 0.75, डेंसिटी ऑफ वाटर की जगह उसने पुट किया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब, जी की जगह पुट किया हुआ है 9.81 और वॉल्यूम की जगह पुट किया हुआ है ये 2 मीटर क्यूब। ये चारों चीज़ों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वुडन ब्लॉक का वेट आ गया 14.272 किलो न्यूटन। मेरे पास अब वुडन ब्लॉक का तो वेट आ गया, लेकिन मुझे तो चाहिए वेट ऑफ कंक्रीट। अब क्योंकि वुडन ब्लॉक के ऊपर जब मैं कंक्रीट रख रहा हूँ तब वो फुली इमर्स हो रही है, तो टोटल वेट ऑफ ब्लॉक और कंक्रीट कितना हो जाएगा, टोटल वेट ऑफ ब्लॉक और कंक्रीट होगा टोटल वेट ऑफ ब्लॉक प्लस टोटल वेट ऑफ कंक्रीट। टोटल वेट ऑफ ब्लॉक तो आ गया मेरे पास 14.72, टोटल वेट ऑफ कंक्रीट किधर से लाऊं, टोटल वेट ऑफ कंक्रीट को मैंने एज्यूम किया था W के इक्वल, तो प्लस W कर दिया, ठीक है, तो टोटल वेट ऑफ ब्लॉक प्लस कंक्रीट इज इक्वल टू 14.72 प्लस W किलो न्यूटन। अब जब ब्लॉक को आपने उसके ऊपर रखा, वुडन ब्लॉक के ऊपर कंक्रीट को रखा, ठीक है, तो ब्लॉक क्या हुआ, इट कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, टोटली इमर्स हो गया वाटर में। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ, 2 मीटर क्यूब, ठीक है, वो इतना ही डिस्प्लेस हुआ वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक का। अब बॉयंट फोर्स में निकालता हूँ जो ब्लॉक पे वाटर लगा रहा है, मतलब ये जो ब्लॉक है इसमें बॉयंट फोर्स कितनी लगा रहा है वाटर, वो फार्मूला मुझे गिवन है, एफ बी इज इक्वल टू गैमा एफ वी डी, मैंने अभी पहले बताया था। गैमा एफ होता है 9.81, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस है 2, तो ये कितना आ गया 19.2 किलो न्यूटन। बॉयंट फोर्स कितनी आ गई 19.2 किलो न्यूटन।
सिंपल एंड पे जो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ कि जो टोटल वेट ऑफ ब्लॉक और कंक्रीट है, ठीक है, टोटल वेट ब्लॉक और कंक्रीट का वो किसके इक्वल होगा? अपवर्ड थ्रस्ट के इक्वल होगा। जो ये केस था उसमें कितना वेट, जितना वेट नीचे डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, स्टेबल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कंडीशन, उतनी ही बॉयंट फोर्स लग रही होती है अपवर्ड डायरेक्शन में, तब स्टेबल है। अगर बॉयंट फोर्स ज़्यादा हो जाएगी तो बॉडी फ्लोट करेगी, अगर डाउनवर्ड वेट ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी सिंक, इट विल सिंक। ये स्टेबल कंडीशन के लिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए। तो वही वो बात कर रहा है कि टोटल वेट और जो ब्लॉक और कंक्रीट का ये जो वेट है इसका, ये किसके इक्वल हो? बॉयंट फोर्स के इक्वल हो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। टोटल वेट कितना था? 14.72 प्लस डब्ल्यू, और बॉयंट फोर्स कितनी लग रही थी? 19.62। इसको इक्वल रखा, जब इसको इक्वल रखा तो आपने यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए थी आपको, वो साइड पे माइनस किया तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 4.9 किलो न्यूटन। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने बतानी थी कि वेट ऑफ कंक्रीट ब्लॉक क्या है, क्योंकि मुझे कंक्रीट ब्लॉक का वेट नहीं पता, वुडन ब्लॉक का पता है। तो वुडन ब्लॉक प्लस कंक्रीट ब्लॉक का वेट जो है वो किसके इक्वल होगा? बॉयंट फोर्स के इक्वल होगा। तो बॉयंट फोर्स अगर मैं निकाल लूँगा तो उसको इक्वल रखूँगा तो वहाँ से मैं कंक्रीट का वेट निकाल सकता हूँ, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जो वेट है उस बॉडी का वो इक्वल होना चाहिए बॉयंट फोर्स के। बॉयंट फोर्स तो मैं निकाल सकता हूँ, बॉयंट फोर्स कैसे निकाल सकता हूँ? फार्मूला गिवन है, वहाँ से वो निकाल ली। वेट ऑफ वुडन ब्लॉक और वेट ऑफ कंक्रीट को इक्वल रखा और इक्वल उसको कर दिया बॉयंट फोर्स के इक्वल, तो वहाँ से मैंने क्या निकाल लिया? वेट ऑफ कंक्रीट ब्लॉक। हाँ जी, इस न्यूमेरिकल में कोई इशू है? नो सर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटा सेंटर। अच्छा जी, मेटा सेंटर से पहले कभी ये सोचा है कि एक बॉडी जो फ्लोट कर रही है वो अपने आप को बैलेंस कैसे करती है फ्लूइड में? शिप है, शिप फ्लोट कर रही है, बैलेंस कंडीशन ही है, ये शिप टिल्ट हुई हुई है राइट वर्ड्स, बैलेंस कंडीशन, ये बैलेंस कंडीशन है, ये जो आपको नजर आ रहा है। आप कभी सोचा है कि ये शिप्स या कोई भी बॉडी जो फ्लोट कर रही है वो अपने आप को बैलेंस कैसे करती है? शिप की एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब सीन ये है कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उससे हमें पता है कि जो वेट ऑफ बॉडी होता है वो फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो एक्ट कर रहा होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है और अपोजिट होता है किसके? बॉयंट फोर्स के। अभी बात ये भी न्यूमेरिकल में भी ये की है कि जो वेट ऑफ बॉडी विच इज अप्लाइड फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है? इक्वल एंड अपोजिट होता है। किस फोर्स के इक्वल होता है जी? बॉयंट फोर्स के, अपवर्ड थ्रस्ट के, लिफ्टिंग फोर्स। और बॉयंट फोर्स किस पॉइंट के थ्रू एक्ट कर रही होती है? थ्रू सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है, बॉयंट फोर्स एक्ट कर रही होती है थ्रू सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है, और वेट कहाँ से एक्ट कर रहा होता है? थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लाइन जिससे ये फोर्सेस पास कर रही होती है उसको कहते हैं हम सेंटर लाइन। ये जो लाइन है ना, ये लाइन है सेंटर लाइन। अब ये शिप है, शिप का मैंने वो जो है ना फ्रंट व्यू बना लिया, लेट्स। अब शिप का लेट्स सपोज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, ठीक है, ये शिप का, इस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और इस पॉइंट से क्या हो रहा है? इस पॉइंट से जो वेट है बॉडी का वो अप्लाई हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, और सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होगा बॉडी का? वो होगा इस फ्लूइड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये जो फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, ये वाला जो फ्लूइड है ना, ये अंदर वाला, ये डिस्प्लेस होगा, ठीक है, इसलिए सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे ही होगा क्योंकि आपका फ्लूइड नीचे है, बॉडी ऊपर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ इसका बॉयंसी होगा बॉडी का, ये। बस ये जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है, यहाँ से आपकी बॉयंट फोर्स एक्ट करेगी वर्टिकली अपवर्ड। अब ये जो लाइन है जिनमें ये दोनों, ये देखो एक सेंटर लाइन है,
जिस पे ये दोनों पॉइंट लाए कर रहे हैं इसको हम कहते हैं सेंटर लाइन। मतलब ये जो लाइन जिस पे ये दोनों पॉइंट्स लाए कर रहे हैं उसको हम कहते हैं सेंटर लाइन। ठीक है, यानी कि सेंटर लाइन इज द लाइन थ्रू विच दीज फोर्सेस पासिस। ये दोनों फोर्सेस पास कर रही हैं जिस लाइन से, उसको हम कहते हैं सेंटर लाइन। कंडीशन, बॉडी स्टेबल है, उसका सेंटर ऑफ बॉयंसी स्टेबल कंडीशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो आपकी बॉडी है उसमें जो फोर्सेस है, कौन कौन सी फोर्सेस, बॉयंट फोर्स और वेट, वो किधर से पास करें, वो सेंटर लाइन से पास करें, यानी उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। ठीक है, एक ही लाइन ऑफ एक्शन हो। ओके हो गया, वो जो है पॉइंट्स कोलिनियर हो। तो ये आपका जो है ना कोलिनियर होगा, तो इसको हम कहेंगे ये स्टेबल कंडीशन है। अब लेट्स सपोज इस बॉडी की हम स्टेबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं कि ये स्टेबल है, मतलब ये बॉडी अगर मूव कर रहा है तो ये स्टेबल रहेगा या नहीं। तो हमने एक साइड वेज फोर्स अप्लाई कर दी, साइड से हमने एक लेफ्ट साइड से बॉडी के लेट्स सपोज वेव्स है और हैवी वेव्स हैं जो कि इस शिप पे अप्लाई कर रही हैं फोर्स साइड वेज, इसकी साइड। ठीक है, शिप यूं मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है, इसकी साइड्स पे जो है ना वेव्स टकरा रही हैं। अब या फिर फॉर एक्सपेरिमेंटेशन हम क्या करते हैं, एक साइड वे फोर्स अप्लाई कर देते हैं लेफ्ट साइड। अब क्या होगा, शिप जो है वो डिस्प्लेस होगा राइट साइड पे। जब फोर्स यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, इसकी जो बेरिंग है कैपेसिटी है उससे, तो शिप यूं टिल्ट करेगा, ये शिप इस तरफ टिल्ट करेगा जैसे ये हुआ। ठीक है, तो शिप डिस्प्लेस हो जाएगा राइट साइड पे। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है ना, अब वो सेंटर ऑफ बॉयंसी शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बॉडी के सेंटर पे ही रहना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो वहाँ पे ही रहेगा। लेकिन जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो शिफ्ट होकर राइट साइड पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि राइट साइड पे देखो पानी ज़्यादा हो गया। सेंटर ऑफ बॉयंसी उस तरफ होता है जहाँ पे वाटर ज़्यादा, क्योंकि उसने बेसिकली इमर्स बॉडी का सेंटर होता है। अब इमर्स बॉडी ये है, ये रहेगी इमर्स बॉडी। अब वाटर इस साइड पे लेफ्ट राइट साइड पे जाता है, तो इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या हुआ, यहाँ से शिफ्ट करके कहीं यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी वो शिफ्ट कर लेगा अपनी पोजीशन को टुवर्ड्स द राइट टू बैलेंस। बेसिकली वो इसलिए शिफ्ट करेगा ताकि वो, क्योंकि बॉयंसी फोर्स क्या है, अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड थ्रस्ट है, तो वो उसको अब राइट साइड पे सेंटर ऑफ बॉयंसी इसलिए शिफ्ट कर रहा है, उसको वो बैलेंस कर सके, जो आपकी ये फोर्स है इसको वो बैलेंस कर सके, तभी वो अपनी जगह पे वापस आएगी ना शिप, अदरवाइज वो तो नीचे डूब जाएगी। तो आपकी जो साइड वे फोर्स है वो क्या कर रही है, वो इतनी ज़्यादा होगी कि उसने सेंटर ऑफ बॉयंसी को शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स राइट। क्यों? क्योंकि टिल्ट मिलेगा उसको राइट साइड पे, इस शिप को टिल्ट मिला तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा हो गया, फ्लूइड की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी भी राइट साइड पे हो जाएगा। फ्लूइड की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी, अब यहाँ पे इसलिए भी यहाँ पे सेंटर में, क्योंकि फ्लूइड जो है वो सेम दोनों साइड। अब फ्लूइड यहाँ पे जो है उसकी कंसंट्रेशन राइट साइड पे ज़्यादा है, क्योंकि सेंटर ऑफ बॉयंसी सेंटर ऑफ बेसिकली इमर्स पोर्शन होता है या फ्लूइड डिस्प्लेस होता है, तो जिस साइड पे वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेंटर ऑफ बॉयंसी भी उस वक्त उस तरफ जो है ना शिफ्ट हो जाएगा। अब बैलेंस करने के लिए सिचुएशन को बेसिकली बॉयंसी फोर्स शिफ्ट होती है कि वो वापस शिप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। अब जब सेंटर ऑफ बॉयंसी शिफ्ट हो गया यहाँ पे, अब सेंटर ऑफ बॉयंसी का लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन ऑफ एक्शन तो यही था, लेकिन सेंटर ऑफ बॉयंसी का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये हो गया, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही था और सेंटर ऑफ बॉयंसी का लाइन ऑफ एक्शन ये हो गया। अब सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ना, उस पॉइंट को हम कहते हैं मेटा सेंटर, याद रखें। ठीक है, जब टिल्ट मिला, साइड वे फोर्स लगी शिप पे, टिल्ट हुई शिप, ओवरटर्न हुई, ओवरटर्न होकर राइट साइड पे वो ओवरटर्न हुई, उस पे राइट साइड पे उसकी वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, सेंटर ऑफ बॉयंसी शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी का एक नया लाइन ऑफ एक्शन बन गया, सेंटर ऑफ बॉयंसी की एक लाइन ऑफ एक्शन न्यू है। ठीक है, अब वो जो न्यू लाइन ऑफ एक्शन है उसकी इंटरसेक्टिंग जो लाइन है, बेसिकली जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अगर मैं ड्रॉ करूँ स्ट्रेट अपवर्ड, जिस पॉइंट पे वो लाइन सेंटर ऑफ बॉयंसी की और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को मैं कहूँगा मेटा सेंटर। इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का, और मेटा सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ठीक है,
तो द न्यू लाइन ऑफ एक्शन फॉर द बॉयंट फोर्स इंटरसेक्टिंग द सेंटर लाइन, सेंटर लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है जहाँ पे जो बॉयंट फोर्स का न्यू लाइन ऑफ एक्शन है, उस पॉइंट को हम कहते हैं मेटा सेंटर। ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है मेटा सेंटर। मेटा सेंटर ये था। अब ये जो 3 केसेस हैं, मैंने अभी बात की कि चलो थोड़ा सा आगे मजीद में बता दूं कि जब साइड में फोर्स लगी, इसको यहाँ पे टिल्ट मिला, बॉयंट फोर्स की ये कोशिश होगी बॉडी वापस अपनी जगह पे आए, अपवर्ड फोर्स है ना, उसको अपवर्ड उठाएगी कि वो वापस यहाँ पे ज़्यादा वो फोर्स लगेगी, इस वजह से क्योंकि यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो उसकी कोशिश ये होगी कि बॉडी क्या कर जाए, स्टेबल हो जाए, वापस आ जाए अपनी जगह पे, यूं करके ना वापस हो जाए जिस डायरेक्शन में इसकी ये रोटेशन ऑसिलेशन की बनी हुई है, स्विंग की जो है वो सिंबल डला हुआ है। अब जो वेट ऑफ बॉडी और बॉयंट फोर्स है वो क्या कर रहे हैं, इस केस में कपल बना रहे हैं। ये जो जी है यानी वेट ऑफ बॉडी या ग्रेविटेशनल फोर्स और बॉयंट फोर्स, इस केस में क्या बना रहे हैं, कपल बना रहे हैं। कपल क्या थी, कपल की डेफिनेशन याद करो कि कपल दो पैरेलल फोर्सेस, जो आपका स्टीयरिंग व्हील नहीं होता, स्टीयरिंग व्हील में आप क्या कर रहे होते, कपल प्रोड्यूस कर रहे होते, उसमें ये होता है कि दो पैरेलल फोर्सेस जो है वो इक्वल होती हैं इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, आपका एक हाथ नीचे की तरफ उस पे फोर्स लगा रहा होता है, जो दूसरी साइड पे, राइट साइड पे, वो अपवर्ड साइड। तो फोर्सेस पैरेलल होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं होता, उसको हम कहते हैं कपल। तो ये भी वही चीज़ है, दो फोर्सेस हैं, ठीक है, पैरेलल है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड, इसकी डाउनवर्ड, इसकी अपवर्ड, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, और लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। ऐसा ही इसका लाइन ऑफ एक्शन, ये सेंटर लाइन है, इसकी ये लाइन ऑफ एक्शन। तो ये बेसिकली जो दोनों फोर्सेस हैं ये आपस में क्या बना रही हैं, कपल बना रही हैं, ठीक है। अब ये जो कपल बना रही हैं एक्चुअली वे कर क्या रही हैं, बैलेंस कर रही हैं शिप को एट इट्स एक्चुअल पोजीशन। इनका कपल क्या करेगा, ये शिप को यूं बैलेंस करेगा अपनी एक्चुअल पोजीशन, ठीक है, कि वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में क्या हो जाए, वापस आ जाए। अब लाजमी नहीं है शिप अपनी एक्चुअल पोजीशन में वापस आ जाएगा, डिपेंड करता है, ठीक है। अगर तो शिप अपनी पोजीशन में, मतलब ये फोर्सेस दोनों जो है इसको काउंटर करेगी, मतलब कपल बना के इसको बैलेंस करेगी, और शिप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गया, तो वो हम कंडीशन उसको कहते हैं स्टेबल कंडीशन। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, सेकंड ये कंडीशन हो सकती है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है जी, सेकंड कंडीशन में ये हो सकता है कि जो मेटा सेंटर है वो, इस कंडीशन में अगर आप नोट करो, मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बन रहा है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन ऑफ एक्शन में देखो ना, सेंटर लाइन जो है इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है और मेटा सेंटर ऊपर है। मेटा सेंटर तब ऊपर होगा जब सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो राइट साइड पे होगी, अगर लेफ्ट वर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है। सेकंड केस में देखो मेटा सेंटर नीचे आ गया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर है। अब इस केस में जो सेंटर ऑफ बॉयंसी है वो लेफ्ट वर्ड है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लेफ्ट साइड पे। यहाँ पे सेंटर ऑफ बॉयंसी जो था वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इस साइड पे था, राइट साइड पे था। अब जब मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिलो, ठीक है, तब जो कपल तो इस सूरत में भी बन रहा है, कपल तो दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं, इक्वल है मैग्नीट्यूड का, लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं है। अब इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे, पहले का जो लाइन ऑफ एक्शन था वो ये था ना, अब इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है बॉयंसी यहाँ पे पॉइंट बनेगा, वो ये है। अब इस जगह पे ये दोनों पॉइंट मीट कर रहे हैं, तो ये है मेटा सेंटर। अब इस केस में क्या है, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन, कपल की फॉर्मेशन अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस केस में देखो ना, बॉयंसी फोर्स इसको इस तरफ अपवर्ड लिफ्ट दे रहा था, ठीक है, और ये इसको इस तरफ दे रहा था, तो इस वजह से क्या हो रहा था, शिप बैलेंस करके वापस आ सकता। अब इस सूरत में क्या हो रहा है, अब इसमें बॉयंसी फोर्स इसको इस तरफ लिफ्ट दे रहा है और ये इसको इसकी तरफ दे रहा है, लेकिन बॉयंसी फोर्स इसको उस तरफ लिफ्ट दे रहा है। तो अब ये शिप स्टेबल होने की बजाय क्या हो जाएगी, सिंक, डूब जाएगी।
ठीक है। तो ये सेकंड केस है। सेकंड केस में कपल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में बनता है, रिवर्स कपल बनता है। इस केस में कपल जो है वो उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। इस केस में कपल उसको रिवर्स डायरेक्शन में जो है ना मजीद सिंक करवा रहा है। तो अब दो चीज़ें याद रखनी है, अगर मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होगा तो बॉडी क्या होगी, स्टेबल होगी। जब मेटा सेंटर मतलब स्टेबल कंडीशन की तरफ जा सकेगी वापस। अगर मेटा सेंटर स्टेबल भी होती है, अगर मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होगा तो उस सूरत में बॉडी जो होगी वो अनस्टेबल होगी, बॉडी विल सिंक, बॉडी विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ठीक है। तो मेटा सेंटर की ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली है कि बॉडी की स्टेबिलिटी के लिए मेटा सेंटर की हाइट ज़्यादा होनी चाहिए। इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। यहाँ पे मेटा सेंट्रिक हाइट कम है, मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे है, और स्टेबल कंडीशन के लिए मेटा सेंटर जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होना चाहिए। अनस्टेबल कंडीशन में मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होता है। इन दोनों कंडीशन में आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। तीसरी एक और कंडीशन होती है, ये थर्ड कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि सेंटर ऑफ बयान्सी इस तरह अपने आप को शिफ्ट करता है, जब टिल्ट मिलता है शिप को, सेंटर ऑफ बयान्सी इस तरह अपने आप को शिफ्ट करता है कि जो मेटा सेंटर है वो कोइंसाइड करता है आपकी इसके साथ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ। मतलब सेंटर ऑफ बयान्सी कहीं यहाँ पे है, यहाँ से आपने जब लाइन ऑफ एक्शन पास किया तो जिस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी था ना, उसी पॉइंट पे क्या आ गया, मेटा सेंटर। तो जो मेटा सेंटर जब एग्जैक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर आ जाए तब ना तो शिप वापस स्टेबल होगी, ना शिप जो है मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना तो वो वापस आएगी, ना शिप सिंक करेगी, ना वो डूबेगी। ठीक है। इस पोजीशन को हम कहते हैं न्यूट्रल पोजीशन। तो जब भी साइड वे फोर्स लगती है शिप पे, तीन तरह की कंडीशन हो सकती हैं। या तो स्टेबल कंडीशन होगी, वो अपनी जगह पे वापस आ जाएगी, उसमें ये फिनोमेना है, उसमें मेटा सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होता है। ठीक है। या फिर अनस्टेबल कंडीशन होगी, उसमें शिप डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी, उसमें रिवर्स कपल बनता है, इसमें जो है रिस्टोरिंग कपल बनता है, इसमें रिस्टोर करता है कपल, उसको रिस्टोरिंग कपल कहते हैं, इसमें रिवर्स कपल बनता है अपोजिट डायरेक्शन में। अब अनस्टेबल कंडीशन में मेटा सेंटर नीचे होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस सूरत में शिप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ सकती, इसमें वो वापस आ सकती है। या तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर कोइंसाइड कर दे। तो मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंसाइड करेंगे तो शिप क्या करेगी, ना तो डूबेगी ना अपनी जगह पे वापस आएगी, इसी नई पोजीशन पर रहेगी। जब इस नई पोजीशन पर रहेगी तो इसको हम कहेंगे न्यूट्रल पोजीशन। तो ये तीनों फिनोमेना कैसे हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं इस फोर्स की मैग्नीट्यूड। ये जो साइड वे फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड पे ये फिनोमेना डिपेंड करता है। तीनों फिनोमेना हो सकते हैं, ज्योमेट्री ऑफ शिप पे डिपेंड करता है। तो तीनों फिनोमेना जो है ना पॉसिबल है। तो मेटा सेंटर बेसिकली इसमें मैंने बताना था, अगली चीज़ भी बता गया। मेटा सेंटर क्या है, मेटा सेंटर समझ आ जाना चाहिए। ये मेटा सेंटर है जिसपे सेंटर लाइन यहाँ पे यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और जो बॉयंट फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है वो जहाँ पे आपस में मीट करें उसको कहते हैं मेटा सेंटर। ये वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट बॉडी ऑसिलेट करती है। इस पॉइंट के अबाउट बॉडी ऑसिलेट करती है यानी स्विंग करती है। तो when a body floating in a liquid is given a small angular displacement, जैसे कि इस केस में angular displacement मिला small, it start oscillating about some point। तो ये बॉडी ऑसिलेट करेगी किसी पॉइंट के अबाउट, तो ये बॉडी इस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगी। ऑसिलेट मीन स्विंग करेगी बैक एंड फोर्थ। इस पॉइंट के जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी ऑसिलेट कर रही है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेटा सेंटर। ये जरा इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन होगी। प्रैक्टिकली मैंने आपको बता दिया मेटा सेंटर क्या है, कि मेटा सेंटर वो पॉइंट है जहाँ पे आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बॉयंट फोर्स और सेंट्रल लाइन कौन सी लाइन है, मतलब सेंट्रल लाइन ऑफ दैट बॉडी आपस में इंटरसेक्ट करें, उस पॉइंट को कहते हैं मेटा सेंटर। थ्योरेटिकली क्या है कि जब बॉडी को एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिले स्मॉल, ठीक है, बॉडी जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करता है वो मेटा सेंटर होता है। इस पॉइंट के अबाउट बॉडी ऑसिलेट करता है। मेटा सेंटर समझ आया? यस सर। अब आगे आते हैं जी मेटा सेंट्रिक हाइट। जैसा मेटा सेंटर है उस तरह मेटा सेंट्रिक हाइट भी है। मेटा सेंट्रिक हाइट क्या है जी? अब ये जो आपका
फिगर है नॉर्मल केस में, जो भी मैं बता भी चुका हूँ। ठीक है, नजर आ रही है ना? अब यस जो सर। वॉल्यूम, ये सिंपल केस है जिसमें वो वही चीज़ें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बुयांसी, वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। ठीक है, वेट जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के थ्रू वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये नॉर्मल केस है। अब जब टिल्टेड पोजीशन में होगा, टिल्टेड पोजीशन में क्या है, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस है वो लार्जर है ऑन राइट साइड। यहाँ पे जो पानी डिस्प्लेस हो रहा है वो लार्जर है ना एज कम्पेयर टू दिस पोर्शन। यस सर। यहाँ पे इतना वाटर जो है वो डिस्प्लेस होगा, ये जो येलो पोर्शन, यहाँ पे ये वाला वाटर डिस्प्लेस होगा। तो वाटर जो का वॉल्यूम ज़्यादा डिस्प्लेस जो हो रहा है वो कौन सी साइड पे वाटर, वो राइट साइड। ठीक है, तो सेंटर ऑफ बुयांसी, वही बात कि सेंटर ऑफ बुयांसी भी किस वक्त शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स द राइट। तो नया सेंटर ऑफ बुयांसी क्या होगा, बी से, ये सेंटर ऑफ बुयांसी नया शिफ्ट हो गया बी डैश, वो जो हमने लास्ट में बी लिखा था उसको। अब सेंटर ऑफ बुयांसी यहाँ की बजाय पहले सेंटर ऑफ बुयांसी ये था जब टिल्ट हुआ, पिछले केस में सेंटर ऑफ बुयांसी सेंटर लाइन पे था। अब सेंटर ऑफ बुयांसी शिफ्ट हो गया राइट साइड पे, जो मैंने पिछली अभी फिगर में एक्सप्लेन भी किया, ये उसको क्या देता है, बी डैश। ठीक है, और एक कपल बनता है, एक ये और ये मिलके आपस में बनाते हैं कपल। वो कपल कौन सा बनाते हैं, रिस्टोरिंग कपल, तो वो उसको वापस स्टेबल कर दे। इस डायरेक्शन में कपल बनता है, जिस डायरेक्शन में ये एरो है, तो वो क्या करता है, उसको वापस अपनी जगह पे लाने की, बॉडी को रोटेट करता है और अपनी जगह पे वापस आता है। तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस वर्टिकल लाइन का, ये जो लाइन है, और इस बॉयंट न्यू सेंटर लाइन ऑफ बुयांसी का, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, मेटा सेंटर। ठीक है, जो बॉयंट न्यू सेंटर लाइन ऑफ बॉयंसी है बी डैश, और जो सेंटर लाइन है इसकी क्या कहते हैं, बॉडी की, उसका इंटरसेक्शन क्या है, मेटा सेंटर। अब मेटासेंट्रिक हाइट क्या है जी, मेटासेंट्रिक हाइट वो डिस्टेंस है बाय विच मेटा सेंटर लाइज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेटा सेंटर कितना दूर है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या है, मेटासेंट्रिक हाइट। ये बात समझ आइए। अगर टेक्निकली मैं बात करूं, इट इज द डिस्टेंस बाय विच मेटा सेंटर लाइज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो होगा मेटासेंट्रिक हाइट। मुझे एक बंदा ये बताए, न्यूट्रल कंडीशन में मेटासेंट्रिक हाइट कितनी होगी? सर 0 होगी। 0 होगी। ठीक है, क्योंकि मेटा सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड कर रहे होंगे। तो यस सर। ठीक है, तो मेटासेंट्रिक हाइट जो है वो सर स्टेबल कंडीशन में पॉजिटिव होगी और अनस्टेबल कंडीशन में नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि मेटासेंट्रिक हाइट अनस्टेबल कंडीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कहाँ पे होगी, नीचे होगी। बिलो होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होगी तो वो जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव में होगा, और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होगी तो वो डिस्टेंस होगा पॉजिटिव। ठीक है, ये थी बेसिकली मेटासेंट्रिक हाइट, GM। ठीक है, GM मीन डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। याद रखना है ये नोटेशंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कैपिटल G से रिप्रेजेंट करना है, मेटा सेंटर को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करना है, बुयांसी को, सेंटर ऑफ बुयांसी को कैपिटल B से रिप्रेजेंट करना है, और बुयांसी फोर्स, बॉयंट फोर्स को FB से रिप्रेजेंट करना है। ये नोटेशन याद रखें। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मेटासेंट्रिक हाइट की, तो मेटासेंट्रिक हाइट किसके इक्वल है, GM किसके इक्वल है, GM इज मेटासेंट्रिक हाइट। तो GM इक्वल है, GM इक्वल है BM, यानी B से M तक का डिस्टेंस माइनस BG, ऐसे ही है ना। GM किसके इक्वल है, यस सर। GM इक्वल है BM, यानी बॉयंट फोर्स से मेटा सेंटर तक का डिस्टेंस माइनस BG। ठीक हो गया, तो ये यही चीज़ लिखी हुई यहाँ पे, जो ये चीज़ फार्मूला लिखा हुआ है ये यही है, BM माइनस BG, जो अभी मैंने पीछे बताया। तो मेटासेंट्रिक हाइट GM है, GM मीन्स डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी एंड मेटा सेंटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के दरमियान डिस्टेंस। अब मेटासेंट्रिक हाइट जो है ये स्टेबिलिटी बताती है हमें। अभी मैंने बताया कि मेटासेंट्रिक हाइट बेसिकली स्टेबिलिटी की मेजर है। जितनी ज़्यादा मेटासेंट्रिक हाइट होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी ओवरटर्निंग के अगेंस्ट।
यहाँ पे जितनी ज़्यादा मेटासेंट्रिक हाइट होगी ना, उतनी ज़्यादा बॉडी की स्टेबिलिटी होगी अगेंस्ट अवर टर्न। तो ये बात याद रखनी है, मोर द मेटासेंट्रिक हाइट मोर द बॉडी विल बी स्टेबल। अब अनस्टेबल कंडीशन में मेटासेंट्रिक हाइट कम हो जाती है, बॉडी क्या हो जाती है, अनस्टेबल कंडीशन में चली जाती है। न्यूट्रल कंडीशन में मेटासेंट्रिक हाइट और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट 0 हो जाती है। स्टेबल कंडीशन में क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट मोर होती है, ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा मेटासेंट्रिक हाइट होगी, यानी जितना ज़्यादा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर की तरफ होगा मेटा सेंटर, उतनी ज़्यादा बॉडी स्टेबल होगी। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, मेटासेंट्रिक हाइट पे डिपेंड कर रही है। मेटासेंट्रिक हाइट की जितनी हाइट ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा बॉडी स्टेबल होगी। तो इट इज़ द डायरेक्ट मेजर ऑफ इट्स स्टेबिलिटी। ओके है जी। यस सर। अब ये छोटा सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में वो कहते हैं एक यूनिफॉर्म बॉडी है जो 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यानी लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ और हाइट, इस यूनिफॉर्म बॉडी का साइज है। ये बॉडी फ्लोट कर रही है वाटर में। वो कहता है व्हाट इज द वेट ऑफ बॉडी, इस बॉडी का वेट बताना है व्हेन डेप्थ ऑफ इमर्जन इज 0.6 मीटर। मतलब ये जो बॉडी इमर्स हुई हुई है वो तकरीबन 0.6 मीटर इमर्स हुई है, आधी इमर्स है 0.6 मीटर। आपने मेटासेंट्रिक हाइट भी बतानी है, आपने क्या बताना है, वेट ऑफ बॉडी बताना है। अब वेट ऑफ बॉडी मैं बता चुका हूँ बार बार कि वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। जितना पानी डिस्प्लेस होगा उतना वेट ऑफ बॉडी होगा। तो वाटर डिस्प्लेस जो है, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, वो उसने कैसे निकाला, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस उसने निकाला बेसिकली स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई बाय वाटर का। इसको एक बार देखते हैं सर वो ही फार्मूला लगा हुआ है ना, W इज इक्वल टू mg, ये लगाया उसने रो वी, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे उसने बेसिकली स्पेसिफिक वेट वाला फार्मूला लगाया। स्पेसिफिक वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे ही है जी। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, वेट पर यूनिट वेट पर वॉल्यूम। यूनिट सबको पता है वॉल्यूम। ना। तो वेट सर। निकाला है उसने, कैसे वेट निकाला है उसने, रो मल्टीप्लाई वी करके, यानी स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई बाय वाटर का वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक वेट हमें पता है वाटर का कितना होता है, 9810। अगर किलो न्यूटन में लूँगा तो 9.81, अगर न्यूटन में लूँगा तो 9810। स्पेसिफिक वेट की जगह उसने पुट किया 9810। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस 4 मल्टीप्लाई टू 1 नहीं लूँगा, क्योंकि 1 तो टोटल इस ब्लॉक का था ना, 1 तो टोटल था ना, यानी 4 मीटर इसकी ये लेंथ थी, 2 मीटर इसकी विड्थ थी और 1 मीटर इसकी हाइट थी। लेकिन पानी में कितना इमर्स है सेक्शन, वो उसने बताया 0.6 मीटर, यानी यहाँ तक इमर्स है वाटर में, ये वाला पोर्शन इमर्स है वाटर में। तो ये जो पोर्शन इमर्स है ये है 0.6 मीटर। तो जहाँ पे जो वॉल्यूम दूंगा वो इमर्स पोर्शन का लूँगा ना, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.6, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 0.6 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक वेट। ये चीज़ समझ आ गई है ना, इमर्स पोर्शन का ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो वेट ऑफ बॉडी आया वो कितना आ गया, इतना आ गया। पहली चीज़ उसने मुझसे पूछी थी वेट ऑफ बॉडी बताओ भाई। सेकंड चीज़ जो उसने मुझसे पूछी है वो उसने पूछी है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बुयांसी, मेटासेंट्रिक हाइट बताओ। इसमें एक चीज़ जो मैंने वो स्लाइड बेसिकली वो ऐड करना मैं भूल गया हूँ। तो वो चीज़ ये थी कि पहले तो ये सेंटर ऑफ बुयांसी का फार्मूला मुझे अभी मैंने बताया कि सेंटर ऑफ बुयांसी आपने मेटासेंट्रिक हाइट निकालनी है। तो मेटासेंट्रिक हाइट क्या है, ये mg मेटासेंट्रिक हाइट है ना, डिस्टेंस बिटवीन m एंड g, यानी कि gm निकालना है मैंने। यस सर। gm किसके इक्वल है, bm माइनस vg के। ठीक है, अब bm और bg कैसे आएगा, जो bg है ना वो सिंपल है। bg कैसे आएगा, देखो ये bg निकालने लगा हूँ, bg है, ये bg है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अब इसको मैं अगर बनाऊँ, ये मेरे पास इतना पोर्शन इमर्स था, ये था 0.6, ऐसे ही है, और ये टोटल कितना है 1 मीटर।
ठीक है, अब ये टोटल 1 मीटर है, इधर साइड पे बना रहा हूँ। तो इस 1 मीटर का सेंटर क्या होगा, जी। तो जी कितना हो गया, नीचे से 5 मीटर, 0.5। ठीक, ओके हो गया जी, ये जी। तो जी मेरा किधर हो गया, ये जो जी है ये हो गया 0.5 मीटर। अब बी क्या होता है, बी होता है इसका सेंटर, इमर्स पोर्शन का सेंटर। तो इमर्स पोर्शन का सेंटर ये बी है, वो कितना होगा, 0.3। इमर्स पोर्शन का सेंटर कितना हो जाएगा, ये 0.3 होगा ना। तो ये पॉइंट मेरा हो गया पॉइंट बी। तो 0.5 में से जब 0.3 में माइनस करूंगा तो ये डिस्टेंस नहीं आ जाएगा। यस सर। समझ आई ये बात की कि यस सर। आपका बॉटम से लेके जी तक डिस्टेंस है 0.5 और बॉटम से लेके इस बी तक का डिस्टेंस है 0.3। तो पॉइंट जी यानी इस पॉइंट से, तो 0.5 में से जब 0.3 माइनस करोगे तो इन दोनों का आपस में डिस्टेंस आ जाएगा 0.2। और पॉइंट बी क्या होता है, सेंटर ऑफ इमर्स पोर्शन। इमर्स पोर्शन की हाइट है 0.6, इसका सेंटर लिया तो वो 0.3 आ गया। और आपका जो कैपिटल जी होता है वो होता है सेंटर ऑफ दिस बॉडी, जो हाइट है बॉडी की 1 मीटर हाइट है तो वो 0.5 आ। तो ये बी जी तो आ गया सिंपल मेरे पास, बी जी निकालने का तो मसला नहीं। बाकियों के बी जी की समझ आई है? ठीक है, तो बी जी आ गया, बाकी कोई ऑनलाइन नहीं है। यस सर। अच्छा चल, अब सेकंड चीज रहेगी मेरी निकालना एम बी, एम से बी तक का डिस्टेंस। इस एम से बी तक का डिस्टेंस, ये मैं चीज़ आपको पहले बताना भूल गया हूँ। एम बी जो निकलता है ना, मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ बियॉन्सी का जो डिस्टेंस निकलता है उसका फार्मूला याद रखना है, आई डिवाइडेड बाई वी। ये फार्मूला याद रखना, आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बेसिकली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है द रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी टू बेंडिंग। यार ये मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, इतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे। वी है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड याद रखना, ओवरऑल वॉल्यूम नहीं लेना, जो फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है यानी जितनी पोर्शन पे वो ऑब्जेक्ट इमर्स हुआ हुआ है उसका वॉल्यूम। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप तो याद दो, अगर मैकेनिक्स पढ़ी हो तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई 12 बी डी क्यू। ठीक है, ये चीज़ याद रखें। हम इतनी मतलब रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा अभी तो, सर्कुलर नहीं होगा। तो ये बस रेक्टेंगुलर का याद रखना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मजीद अगर आपने इसको इन डेप्थ स्टडी करना है तो मैकेनिक्स के नोट्स निकाल लेना, मैकेनिक्स में जो है ना आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 1/12 बी डी क्यूब। आई ये इस तरह निकल गया 1/12 बी डी क्यूब, 1/12 बी की जगह पुट कर दिया 2 डी क्यूब लगा दिया इसमें। इसके बाद है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो निकलेगा आपका वही 4 × 2 × 0.6 इमर्स सेक्शन। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस ले रहे हैं तो 0.6 से मल्टीप्लाई करूंगा इंस्टेड ऑफ दैट। तो ये जो आंसर आया माइनस किया तो मेरे पास मेटासेंट्रिक हाइट आ गई। चीज जो है ना न्यूमेरिकल में जरूरी है। अब आखिरी 2-3 स्लाइड है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। तो कोई भी बॉडी जो फ्लोट करेगी ना उसके लिए इक्विलिब्रियम में रहने के लिए जो बॉयंट फोर्स है इट शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। 3-4 दफा बता दो कि जो बॉयंट फोर्स है इट शुड बी इक्वल टू दैट वेट ऑफ बॉडी। ये अगर फ्लोटिंग बॉडी की इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, लाजमी नहीं है बॉयंट फोर्स और वेट इक्वल हो। बॉयंट फोर्स ग्रेटर हो सकती है वेट से, वेट ग्रेटर हो सकता है बॉयंट फोर्स। ठीक है, सो फ्लोटिंग बॉडी के लिए अगर उसने इक्विलिब्रियम कंडीशन की, सर कोई रिमूव कर रहा है बार बार यार ये मैं देखता हूँ, इनको देख लेता हूँ। 10 लोग मैंने भी किया है, मैं समझाऊं क्लास खत्म हो गई है मेरी, इसकी एक क्लास इस वजह से जाएगी।
चलो देखते हैं इसको कौन सर है। 2 दफा मुझे भी किया सर, मेरे क्या कौन है सर? चलो सर देखते हैं शुरू में मुझे सर भी मुझे किया भी था, मैंने किया है, एसएमएस मुझे किया भी था किया सर। है सर। यार ना करो, इंसान बनो, पढ़ने दो यार उन्हें भी। अच्छा चलो अभी देखते हैं इनको। अब ये कुछ खत्म होने वाला है, इसको वाइंड अप करके मैं देखता हूँ कौन है। अब फ्लोटिंग बॉडी जो है उसके ओके। इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए मैंने बताया कि जो बॉयंट फोर्स है इट शुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और सेंटर ऑफ बॉयंसी है इट शुड लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। ठीक है, जैसे कि ये हमारा केस था, ये इसमें क्या हो रहा है, बॉयंट फोर्स और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है एक सेम वर्टिकल लाइन पे लाया कर रहे हैं। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये इक्विलिब्रियम में बॉडी। ठीक है, इक्विलिब्रियम में दो कंडीशन याद रखनी है कि जो बॉयंट फोर्स है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट शुड लाई ऑन द सेम सेंटर लाइन। ठीक है, सेम वर्टिकल लाइन या सेम लाइन ऑफ एक्शन। और दूसरी जो वेट है बॉडी का और बॉयंट फोर्स है वो इक्वल होनी चाहिए। ये वेट और बॉयंट फोर्स क्या है बॉडी की, ये इक्वल। ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब इक्विलिब्रियम के लाजमी तो नहीं है इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रीवेल करे। अब इस बेस पे हमारी तीन कंडीशन हो सकती हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अब व्हाट स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल अभी बता चुका हूँ, डिटेल में बताया। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जिसमें बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो जब हम साइड वे उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने उसमें अप्लाई की थी, जब बॉडी टिल्ट हुई थी, तो क्या हो रहा था, रिस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस हो रहा था। रिस्टोरिंग कपल की वजह से बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई। तो वो होता है स्टेबल एक्विलिब्रियम। स्टेबल एक्विलिब्रियम में मैंने उस समझाते हुए एक बात बताई थी कि जो मेटा सेंटर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हाइयर होता है। ठीक है, देखो मेटा सेंटर जो है स्टेबल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हायर है। ठीक है, एक बात, मेटा सेंटर इज हायर देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टेबल में मेटा सेंटर हायर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। और दूसरा, ये जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिला है इसको, तो यहाँ पे रिस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस हुआ है इस और इसकी वजह से। बॉयंट न्यू बॉयंट जो शिफ्ट हुई पोजीशन में, बॉयंसी फोर्स और सेंटर ऑफ जो वेट है उसकी वजह से क्या एक रिस्टोरिंग कपल पैदा हुआ। तो इसकी कोशिश क्या होगी, बॉडी वापस स्टेबल हो जाए। तो ये जो है बेसिकली स्टेबल इक्विलिब्रियम है। दो कंडीशन है इसमें कि बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाती है। ठीक है, और दूसरा जो मेटा सेंटर है वो अबव होता है जी के। ठीक है, और इस केस में क्या बन रहा है, रिस्टोरिंग कपल बन रहा है। और रिस्टोरिंग कपल कौन बना रहा है, ये बॉयंसी फोर्स बना रही है और वेट ऑफ बॉडी बना रही है, जो बॉडी को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस लेके आ रहा है। तो ये थी स्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एम होता है बिलो जी। ये यही चीजें जो यहाँ पे लिखी हैं वो बता रहा है, एम होता है बिलो जी। ठीक है, ये जो एम है उसमें अनस्टेबल में क्या था, अनस्टेबल में अबव था, स्टेबल में अबव था जी। अनस्टेबल में क्या होगा, एम इज बिलो जी। दूसरी चीज, इस केस में रिस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इस केस में ओवरटर्निंग कपल प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, रिवर्स कपल प्रोड्यूस हो रहा है। इस कपल को कहते हैं ओवरटर्निंग कपल। ओवरटर्निंग कपल क्या कर रहा है, ये किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इस बॉयंट फोर्स की वजह से और वेट की वजह से। अब सीन ऐसा बन गया है कि कपल जो है इस तरफ प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन ओवरटर्निंग प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि बॉयंट फोर्स आपकी लेफ्ट वर्ड्स आ गई। तो इस वजह से जो कपल प्रोड्यूस हो रहा है बॉयंट फोर्स और वेट ऑफ बॉडी की वजह से, वो क्या करेगा, बॉडी को ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं लेके आएगा, बल्कि बॉडी क्या करेगी, इट विल सिंक। ठीक है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हट जाएगी और बॉडी डूब जाएगी। तो अनस्टेबल में ओवरटर्निंग कपल प्रोड्यूस होता है और स्टेबल में आपका रिस्टोरिंग कपल प्रोड्यूस होता है। न्यूट्रल पोजीशन में क्या होता है, न्यूट्रल पोजीशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, एम और जी कोइंसाइड कर जाते हैं। ये आगे एम और जी आपस में क्या करेंगे, कोइंसाइड करेंगे। ठीक है, दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर लाए गए रहे एग्जैक्टली। और इस केस में जो लाइन ऑफ एक्शन बॉयंसी फोर्स का है और जो वेट ऑफ बॉडी है वो कोलिनियर है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ buoyant force and weight of body, they are collinear। और इसके बाद इस केस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ना बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आती है ना बॉडी सिंक करती है। तो बॉडी बेसिकली
एक नई पोजीशन पे अटेन कर लेती है, ठीक है, जो सेम पोजीशन है, तो यहाँ से ना वो वापस आ सकती है क्योंकि इस केस में जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और आपकी जो बॉइंट फोर्स है वो कोलिनियर हो गई है। देखो ना, ये सेम लाइन पे लाया कर रही है, इसका भी सेंटर लाइन ये लाइन ऑफ एक्शन ये बॉयंसी फोर्स का भी लाइन ऑफ एक्शन ये हो रही है, ठीक है। कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब यही होता है कि लाई ऑन सिंगल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस केस में बॉडी याद रखना ना वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आती है, ना ही उसका फर्दर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता है। तो इट बेसिकली जो है बॉडी सेट टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट ऑक्युपाइज अ न्यू पोजीशन। अब ये जो न्यू पोजीशन है इसने यही ऑक्युपाई कर ली है और इसी में वो रेस्ट में रहेगी, इस न्यू पोजीशन में। ना वो वापस आएगी, स्टेबल होगी, ना वो सिंक स्टेबल होगा, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम है इन 3 केसेस में कोई? यूसुफ सर नो सर। आपकी एक प्रॉब्लम है ये जो आपको मैंने केसेस समझाए हैं ना, स्टेबल अनस्टेबल, ये स्टेबल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये आपकी एक्सरसाइज है, आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो जो है आपने करके आना है। ये आपका असाइनमेंट नंबर 2 का पार्ट है, ओके। ये न्यूमेरिकल एक ही है, ये असाइनमेंट नंबर 2 में करना है ऐड। असाइनमेंट नंबर 2 में 3 न्यूमेरिकल्स थे ना, अब उसमें चौथा ये न्यूमेरिकल ऐड कर ले। सर असाइनमेंट कब जमा कराएंगे? नेक्स्ट वेडनेसडे को। अच्छा, और जो उससे पहले कंप्लीट कर ले वो किस तरह सेंड करेगा? मैं सर आप मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं आज या कल ना LMS पे मैं अपलोड कर दूंगा, LMS पे आप अपलोड करोगे। सही है सर, ठीक हो गया, ठीक है, LMS पे मैं अपलोड करूंगा, LMS पे ही आपने सबमिट करवानी है। और दूसरा ठीक ये है है कि इसमें ये रेक्टेंगुलर टिम्बर ब्लॉक है, उसकी लेंथ जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है इन मिलीमीटर, मतलब जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1000 है तो 1000 मिलीमीटर लेंथ होगी। उसके बाद विड्थ जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर -400, यानी 1000 रजिस्ट्रेशन नंबर है तो -400 किया तो हो गया 600, तो 600 मिलीमीटर उसकी विड्थ होगी। और उसकी जो डेप्थ है वो है रजिस्ट्रेशन नंबर -700, यानी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1000 है -700 किया 300 मिलीमीटर उसकी डेप्थ होगी। इट इज इमर्स्ड इन वाटर इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ टिम्बर इज रजिस्ट्रेशन नंबर डिवाइडेड बाय 3000, जिसका 1000 रजिस्ट्रेशन नंबर है 1000 डिवाइडेड बाय 3000, ठीक है, 0.33 समथिंग बन गया। प्रूव करना ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं, जो ये अभी केसेस बताए हैं वहीं आपने निकाल के प्रूव कर देना, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम आपने जो है वो असाइनमेंट नंबर जो है वो 2 में आपने 4th क्वेश्चन है ये, असाइनमेंट नंबर 2। हाँ जी, ठीक है, ये था जी आज का लेक्चर। और कोई मसला, कोई इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। नो सर। ओके, ठीक है, मैं यस सर। ले लेता हूँ आप लोगों की अटेंडेंस, फिर आप फ्री हो। सर ये वाली स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। अभी मैं कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। थैंक यू।